नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं राम प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न उत्तर, जिसमें आपको गद्य साहित्य के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहले देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य का अर्थ लिखिए। उत्तर है, गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है तथा इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति होती है या वास्तविकता और व्यवहारिकता से ओतप्रोत होता है। देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य है मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज। छंदबद्ध भावपूर्ण तथा ओजयुक्त रचनाएं पद्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता तथा व्यवहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत रूप में बात कही जाती है। इसमें काल्पनिकता का प्राधान्य होता है। गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है? गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियाँ उपलब्ध हैं? इसका उत्तर होगा, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की 4 कोटियाँ। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवेचनात्मक, नंबर 3 भावात्मक, नंबर 4 विवरणात्मक। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक तथा उपयोगी गद्य की एक एक विधा का नाम लिखिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो आप उत्तर में लिखें, सृजनात्मक गद्य विधा निबंध तथा दूसरी उपयोगी गद्य विधा विज्ञान। अगला प्रश्न है, गद्य का महत्व समझाइए। तो गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल या सहज भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? अथवा दूसरी तरह से प्रश्न आता है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव कब हुआ? उत्तर लिखेंगे, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव जो 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थानी गद्य कब और किन रूपों में मिलता है? या दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थानी गद्य हमें किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो उत्तर लिखेंगे, राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों के रूप में देखने को मिलता है। सबसे अच्छा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात हुआ संवत 1400 विक्रमी से, अर्थात 1343 ईसा के आसपास। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य के 2 प्रमुख लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे, गोस्वामी विट्ठलनाथ, रचना है श्रृंगार रस मंडन की रचना क्या है? श्रृंगार रस मंडन। दूसरी गोकुलनाथ, जिनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की
वार्ता। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उसकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। अतः कवि गंग को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक और उनकी रचना छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना गया है। कुछ विद्वान जटमल द्वारा लिखी गई गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भी मानते हैं। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। खड़ी बोली, दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आरंभिक 4 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। इनकी कृतियों का अनुमानित रचना काल भी बताइए। तो प्रश्न क्या है आपका? भारतेंदु युग के पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर लिखेंगे आप, भारतेंदु युग से पहले खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम और उनकी रचनाएं। पहले हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, जिनकी रचना रानी केतकी की कहानी। दूसरे हैं मुंशी सदा सुखलाल, जिनकी रचना है सुख सागर। तीसरे हैं सदल मिश्र, जिनकी रचना है नासिकी तोपाख्यान। लल्लू लाल, जिनकी रचना है प्रेम सागर। इन सभी कृतियों का रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र और मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा का अंतर बताइए। तो आप उत्तर में लिखें, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के अधिक प्रयोग हुए हैं, जबकि मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल और मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा में क्या मुख्य अंतर है? तो आप उत्तर लिखेंगे, लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज का प्रभाव है और मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ खड़ी बोली है, जिसमें विदेशी संस्कृत तथा ब्रज भाषा के शब्द नहीं हैं। अगला प्रश्न आप देखें, लल्लू लाल और मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा में क्या मुख्य अंतर है? तो लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज का प्रभाव है, मतलब लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है और मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ खड़ी बोली है, जिसमें विदेशी संस्कृत तथा ब्रज भाषा के शब्द नहीं हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। रामचंद्र शुक्ल ने मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है? आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए? महर्षि दयानंद। इन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया तथा अपने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी भाषा में की। वेदों के भाष्य भी उन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखे।
तथा आर्य समाज के अनुयायियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा भी दी। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा? ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को अपनाया और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार भी होता रहा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो भारतेंदु से पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने ठेठ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपनाया और इन दोनों की भाषा शैली का यही मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में क्या दोष थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा पर अरबी फारसी का अधिक प्रभाव था। इसी को उनकी खड़ी बोली हिंदी भाषा का दोष भी माना जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का रूप क्या था? राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ थी। ये दैनिक प्रयोग में काम आने वाले अंग्रेजी व उर्दू के जो साधारण शब्द थे उन्हें भी हिंदी से दूर रखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में किस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सबसे अधिक कार्य किया है? 20वीं शताब्दी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किया। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल अर्थात सन 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ? तो भारतेंदु युग में सबसे पहले नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखो, तो आप लिखें, संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेंदु युग की भाषा में सजीवता आ गई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। तो भारतेंदु युग का समय चक्र क्या है? भारतेंदु गद्य के विकास, जो हिंदी गद्य का विकास हुआ उसमें सन 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो समय रहा वो भारतेंदु युग कहलाता है। तो आप भारतेंदु युग का समय लिखेंगे 1850 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्त्रयी में किन लेखकों को गिना जाता है? आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना की जाती है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंदु युग के हिंदी गद्य की दो मुख्य विशेषताएं। तो भारतेंदु युग चला उसमें हिंदी गद्य की क्या विशेषताएं रहीं? तो भारतेंदु युग के हिंदी गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं थी। नंबर 1, इस युग में हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ। दूसरी विशेषता थी, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहरी समर्पण भावना थी। अगला प्रश्न आएगा आपका, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। अथवा दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, खड़ी बोली गद्य के किन्हीं
दो लेखकों के नाम बताइए। तो भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, यहाँ पे लिखा है श्रीनिवास दास, नाम है लाला श्रीनिवास दास, और बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण लिखा है भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन इनका नाम है। आदि के नाम प्रमुख हैं। भारतेंदु युग के ये प्रमुख गद्यकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की दो मुख्य विशेषताएं लिखें। तो प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की विशेषताएं हैं, इनकी भाषा रही है प्रवाह युक्त, मुहावरेदार और सुबोध तथा भाषा का चुटीलापन, मन पर जो सीधा प्रभाव डालता है। द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ? तो द्विवेदी युग में गद्य के निबंध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक रूपों का विकास हुआ है। द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं, भाषा, संस्कार तथा गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार, प्रसार और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। नागरी प्रचारणी सभा जो काशी तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद। हिंदी साहित्य का प्रचार, प्रसार और सेवा करने वाली ये दो संस्थाएं रहीं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आप लोग लिखेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रभाषा प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाने वाले हिंदी लेखक का नाम बताइए। तो राष्ट्रभाषा प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाने वाले हिंदी लेखक कालेलकर हैं। हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी जी का क्या योगदान है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया तथा नवीन विषयों पर गद्य रचना के लिए लेखकों को प्रोत्साहित भी किया। अगला प्रश्न आता है, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो प्रमुख निबंध लेखकों के नाम लिखिए। आपसे एक प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए या द्विवेदी युग के दो प्रमुख निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, यशोदानंदन अखौरी, चतुर्भुज, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं उन्नायकों में से किसी एक का नाम उल्लेख करके उनकी दो रचनाओं के नाम लिखें। तो बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है साहित्यावलोचन, भाषा रहस्य। श्याम सुंदर दास की भाषा साहित्य के इतिहास से संबंधित दो रचनाओं के नाम लिखें। तो अगला उत्तर आएगा आपका श्याम सुंदर दास की भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, भाषा साहित्य के इतिहास से संबंधित दो रचनाएं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये भाषा साहित्य के इतिहास से संबंधित दो रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचकों अथवा साहित्य इतिहास लेखकों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पद्म सिंह शर्मा, दूसरे श्याम सुंदर दास, तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं।
तो बात करते हैं कि हिंदी आलोचना का उत्कर्ष काल कब से माना जाता है। हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है। कहाँ से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्विवेदी युग की कालावधि लिखिए। कालावधि का मतलब द्विवेदी युग कब से कब तक चला। तो द्विवेदी युग की कालावधि है सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। ये निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया है। कहीं कहीं पर आपको द्विवेदी युग की कालावधि अलग भी मिल सकती है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से लिख सकते हैं 1900 से 1920 ईस्वी तक, जो प्रमाणिक भी है और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की गद्य की किन्हीं दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है। जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा गद्य की विधाएं लिखी गई उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी हैं? दो। नंबर 1 आलोचना और नंबर 2 निबंध नामक गद्य विधाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सर्वाधिक प्रसिद्धि है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के किसी एक समालोचक का नाम लिखिए। तो हिंदी के समालोचक रहे हैं विनय मोहन शर्मा, ये प्रसिद्ध समालोचक हैं। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए, भगवती चरण वर्मा तथा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इस शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो उत्तर आप लिखेंगे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के 2 आलोचना ग्रंथों के नाम लिखिए। तो रामचंद्र शुक्ल के 2 आलोचना ग्रंथ हैं रसमीमांसा और चिंतामणि। ये रामचंद्र शुक्ल के 2 आलोचना ग्रंथ हैं। शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी कृतियों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र, विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, अप्रवासी की यात्राएं। ये डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं जो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखक। दूसरे रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है आपका, काका कालेलकर हिंदी के अतिरिक्त किस भारतीय भाषा में लिखते थे? जो काका कालेलकर जी थे ये हिंदी के अलावा अन्य भाषा में भी लेखन कार्य करते थे। तो वो अन्य भाषा कौन सी थी? तो काका कालेलकर हिंदी के अतिरिक्त गुजराती भाषा भी लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन्हीं 2 साहित्य इतिहास लेखकों के नाम लिखे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हुए। तो उत्तर में आप लिखेंगे नंबर 1 गुलाब राय तथा नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रामचंद्र शुक्ल के बाद के 2 साहित्य इतिहास लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, छायावादी युग के गद्य साहित्य के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावादी युग के गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे छायावादी युग के गद्य साहित्य की विशेषताएं हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं छायावादी युग के गद्य साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रतीकात्मकता, नंबर 2 लाक्षणिकता, नंबर 3 अलंकारिकता, नंबर 4 वक्रता। ये विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न,
किन्हीं दो छायावादी लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो छायावादी लेखकों में सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का, जिनकी रचना चंद्रगुप्त तथा महादेवी वर्मा जी, जिनकी रचना है स्मृति की रेखाएं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न, उनके उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा और आप लोगों तक अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी कहानियाँ लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। और मैं यही कोशिश करूँगा कि छात्र हित में जितना मैं कर सकूँ उतना करने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किन्हीं दो गद्य रचनाओं के नाम निर्दिष्ट कीजिए। मतलब महादेवी वर्मा की किन्हीं दो गद्य रचनाओं के नाम लिखें। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की सुप्रसिद्ध लेखिका है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किस कवयित्री को जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को ही पहचाना जाता है। इनकी दो गद्य रचनाएं हैं, पथ के साथी, दूसरी रचना स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष वेणीपुरी द्वारा लिखित एक कहानी और एक रेखा चित्र रचना का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब राम वृक्ष वेणीपुरी द्वारा लिखी गई एक कहानी और एक रेखा चित्र का नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे आप, कहानी है इनके चिता के फूल, रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की रचना, भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के स्थान पर सतेज और चुटीली युक्तियों से युक्त रचना। अगला प्रश्न है, हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1 डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा फिर नंबर 2 लिखेंगे शिवदान सिंह चौहान। ये हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखकों के नाम कौन कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा दूसरे शिवदान सिंह चौहान। ये हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखक हैं। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताइए। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचना। हिंदी गद्य की किन्हीं दो नवीन विधाओं के नाम लिखें। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हिंदी गद्य की नवीन विधाएं। तो आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हिंदी गद्य की किन्हीं दो नवीन विधाओं के नाम लिखें। तो आप नवीन विधाएं लिखेंगे, नंबर 1 डायरी, नंबर 2 रिपोर्टाज। ये हिंदी गद्य की दो नवीन विधाएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदी गद्य काव्य लेखकों में से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखें। उत्तर में आप लिखेंगे वियोगी हरि तथा राय कृष्ण दास। ये हिंदी के दो गद्य काव्य लेखक हैं। हिंदी के दो गद्य काव्य लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उस हिंदी लेखक का नाम बताइए। उस हिंदी लेखक का नाम बताइए जिसका जीवन और संपूर्ण विचारधारा गांधीवाद से
शराबोर अर्थात प्रभावित था। सबसे बढ़िया प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य का कि उस लेखक का नाम बताओ। वो हिंदी का कौन सा लेखक जिसका संपूर्ण जीवन और संपूर्ण विचारधारा गांधीवाद से प्रभावित है। उत्तर में आप लिखेंगे आचार्य विनोबा भावे। ऐसे लेखक हैं जिनका जीवन और संपूर्ण विचारधारा गांधीवाद से प्रभावित था। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे हिंदी गद्य की, आप उत्तर में क्या लिखेंगे? हिंदी गद्य की आप उत्तर में लिखेंगे हिंदी गद्य की प्रमुख 4 विधाएं और उनके प्रतिनिधि लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निबंध। निबंध क्या? निबंध श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसके प्रतिनिधि लेखक। नाटक। नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने, वृंदावन लाल वर्मा जी ने, उपेंद्र नाथ अश्क ने और मोहन राकेश, ये प्रतिनिधि लेखक हैं। कहानी लिखने वाले प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जी। उपन्यास। उपन्यास के प्रतिनिधि लेखक मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री और किशोरी लाल गोस्वामी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। ये आपका प्रश्न चलिए दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखे जिन्होंने द्विवेदी युग तथा शुक्ल युग, द्विवेदी युग तथा शुक्ल युग, शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे 3 गद्य लेखक कौन कौन हैं जिन्होंने इन दोनों में योगदान दिया? तो द्विवेदी युग तथा शुक्ल युग दोनों युगों में योगदान करने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे रहे बाबू श्याम सुंदर दास तथा तीसरे रहे पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव पाठ की भाषा किस प्रकार की? इनका उत्तर दिया गया है 2 पंक्तियों में लिखे। तो गुरु नानक देव पाठ की भाषा प्रांजल, मृदुल एवं प्रवाहपूर्ण है, संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली है। इसका प्रयोग होने के बाद भी भाषा में बोधगम्यता का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न है गिल्लू नामक पाठ, गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा की किस कृति से संकलित है? यह अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गिल्लू नामक पाठ महादेवी वर्मा कि मेरा परिवार, एक रचना है इनकी मेरा परिवार, उसी से संकलित है। गिल्लू पाठ के आधार पर महादेवी वर्मा की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो इस पाठ की भाषा शैली सरल, आकर्षक तथा प्रभावोत्पादक, शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास कलात्मक, प्रस्तुति में आत्मीयता है, ममता तथा स्नेहशील भावों का समन्वय। अगला प्रश्न है आपका सेवाग्राम की डायरी किस शैली की रचना है? तो आप उत्तर में लिखेंगे सेवाग्राम की डायरी आत्मकथात्मक शैली की रचना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और परीक्षा में इसका लाभ उठाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में उत्तर देने का प्रयास किया गया है। देखते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा, जिसमें आपको अच्छी सी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो इसके बाद में अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी तरह से हिंदी पद्य साहित्य का विकास, जिस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो आप देखते रहिए इसी तरह से। तब तक के लिए नमस्कार।